जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आज एक और वीडियो बाबा साहेब के भाषण की आपके साथ साझा कर रहा हूं। बाबा साहेब का ये भाषण राष्ट्रवाद का पाखंड और जातिवाद की असलियत, राष्ट्रवाद का पाखंड और जातिवाद की असलियत। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा स्थापित सिद्धार्थ कॉलेज को लेकर केंद्रीय विधानसभा में हुई बहस का विवरण है। ये वीडियो बाबा साहेब के वर्ण हिंदुओं द्वारा कॉलेज की स्थापना के विरोध और उनके के सशक्त जवाब पर केंद्रित है। डॉक्टर अंबेडकर ने पंडित गोविंद मालवीय के इस आरोप का खंडन किया कि अस्पृश्यों के लिए अलग कॉलेज अनावश्यक है, जबकि हिंदू समाज उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने मालवीय पर पाखंड का आरोप लगाते हुए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के उदाहरणों का उपयोग किया, ये साबित करने के लिए कि राष्ट्रवाद की बात करने वाले स्वयं जातीय पक्षपात में लिप्त है। अंत में अंबेडकर ने हाल ही के चुनावों में कांग्रेस द्वारा अपनाए गए धोखाधड़ी के तरीकों को उजागर किया और घोषणा की कि अस्पृश्य अब हिंदुओं के दान पर नहीं जीना चाहते, बल्कि अपने संवैधानिक और न्यायसंगत अधिकारों के लिए लड़ेंगे, भले ही इसके लिए संघर्ष करना पड़े। जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर ने आज का और वीडियो जो बाबा साहेब के भाषण पर है साझा कर दिया है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा स्थापित सिद्धार्थ कॉलेज को लेकर केंद्रीय विधानसभा में हुई बहस का विवरण है। यह वीडियो बाबा साहेब के वर्ण हिंदुओं द्वारा कॉलेज की स्थापना के विरोध और उनके के सशक्त जवाब पर केंद्रित है। डॉक्टर अंबेडकर ने पंडित गोविंद मालवीय के इस आरोप का खंडन किया कि अस्पृश्यों के लिए अलग कॉलेज अनावश्यक है, जबकि हिंदू समाज उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने मालवीय पर पाखंड का आरोप लगाते हुए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के उदाहरणों का उपयोग किया, यह साबित करने के लिए कि राष्ट्रवाद की बात करने वाले स्वयं जातीय पक्षपात में लिप्त हैं। अंत में अंबेडकर ने हाल ही के चुनावों में कांग्रेस द्वारा अपनाए गए धोखाधड़ी के तरीकों को उजागर किया और घोषणा की कि अस्पृश्य अब हिंदुओं की दान पर नहीं जीना चाहते, बल्कि अपने संवैधानिक और न्यायसंगत अधिकारों के लिए लड़ेंगे, भले ही इसके लिए संघर्ष करना पड़े। आओ समझते इस भाषण पर चर्चा। नमस्कार। आज हम 1946 के भारत में राष्ट्रवाद और जातिवाद के पेचीदा रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, और इसके लिए हम देख रहे हैं जनता अखबार के कुछ पुराने अंक, और जो शीर्षक है वो ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बात राष्ट्रवाद की, कृति जातिवाद की। बिल्कुल, ये उस समय के बहुत गहरे, आप कह सकते हैं, विरोधाभास को पकड़ता है। हाँ, मतलब एक तरफ तो आजादी की लड़ाई, राष्ट्र निर्माण की बड़ी बड़ी बातें, और दूसरी तरफ समाज में जाति का सच, भेदभाव, गहरी खाई जो हर जगह थी, रोजमर्रा की जिंदगी में, राजनीति में, हर जगह। और इसी माहौल में हमें डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का केंद्रीय विधानसभा में दिया गया एक, कहना चाहिए, बहुत ही दमदार भाषण मिलता है। हाँ, ये भाषण जनता अखबार के 13 और 20 अप्रैल 1946 के अंकों में छपा था। और ये दरअसल एक जवाब था, है ना? पंडित गोविंद मालवीय ने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना पर कुछ सवाल उठाए थे। जी, लेकिन ये सिर्फ एक कॉलेज के बचाव की बात नहीं थी। अंबेडकर ने इसे एक मौका बनाया। किस चीज का मौका? उस पाखंड को बेनकाब करने का कि कैसे लोग जुबान से तो राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद करते थे, पर उनके काम, उनकी सोच पूरी तरह जातिवादी थी। और ये समय भी बड़ा महत्वपूर्ण था। पूना पैक्ट हो चुका था, आजादी बस मिलने ही वाली थी। हाँ, और दलित अधिकारों की लड़ाई एक बहुत ही नाजुक और अहम मोड़ पर थी। तो आज हम अंबेडकर के तर्कों को ही गहराई से समझेंगे कि उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की जरूरत क्यों बताई और कैसे उन्होंने राष्ट्रवाद की आड़ में जो जातिगत खेल चल रहा था उसकी धज्जियां उड़ाई। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं बहस के केंद्र से, सिद्धार्थ कॉलेज। हाँ, तो ये सिद्धार्थ कॉलेज का मामला क्या था असल में? क्यों इस पर इतना विवाद हुआ? देखिए, उस जमाने में बंबई में दलित छात्रों के लिए, जिन्हें तब अस्पृश्य कहते थे, उनके लिए हायर एजुकेशन बहुत मुश्किल थी। मुश्किल मतलब एडमिशन नहीं मिलता था? हाँ, कॉलेजों में दाखिला मिलना मुश्किल, हॉस्टल में जगह मिलना मुश्किल, बहुत दिक्कतें थीं। तो इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ने ये कॉलेज खोलने का फैसला किया। अच्छा, और सरकार से मदद भी मिली, यूनिवर्सिटी से मान्यता भी? हाँ, सरकार से ग्रांट भी मंजूर हुई, बंबई यूनिवर्सिटी से मान्यता भी मिल गई। सब तैयारी थी कि जून 1946 से कॉलेज शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर कुछ गड़बड़ हुई? हाँ, जैसी ये खबर फैली तो स्रोत बताते हैं कि कुछ सवर्ण हिंदुओं में,
कह सकते हैं एक तरह की खलबली मची। अच्छा। और खासतौर पर पंडित गोविंद मालवीय, ये मदन मोहन मालवीय जी के बेटे थे, उन्होंने विधानसभा में सवाल उठा दिया। क्या सवाल उठाया उन्होंने? उनका कहना था कि भाई ऐसे अलग कॉलेज की जरूरत ही क्या है, हिंदू समाज तो पहले से ही दलितों की शिक्षा का इतना ख्याल रख रहा है। ये तो बड़ी अजीब बात है। क्या ये सच था? क्या हिंदू समाज वाकई ऐसा कर रहा था? यही तो पेंच है। और जो संपादकीय है जनता का, वो याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है? कि गोविंद मालवीय के पिता यानी पंडित मदन मोहन मालवीय, ये वही थे जिन्होंने पूना पैक्ट के टाइम गांधी जी की जान बचाने के लिए अंबेडकर से समझौता करने की गुजारिश की थी। हाँ, याद है। तो अब उन्हीं के बेटे का इस तरह विरोध करना, ये अपने आप में एक विडंबना थी। और शायद ये उसी गहरे अंतर्विरोध की तरफ इशारा कर रहा था जिसकी बात अंबेडकर ने आगे की। तो फिर अंबेडकर ने जवाब कैसे दिया विधानसभा में? उन्होंने शुरुआत तो अध्यक्ष को धन्यवाद देकर की, लेकिन फिर वो सीधे मुद्दे पर आ गए। हाँ। कहा कि मालवीय जी ने इसे राजनीतिक रंग दे दिया है, तो अब मैं व्यक्तिगत तौर पर जवाब दे रहा हूँ। और फिर उन्होंने मालवीय जी के आश्चर्य पर सीधा हमला बोला। क्या कहा उन्होंने? कोई खास बात? अंबेडकर ने कहा, मुझे लगा कि उन्हें आश्चर्य लगने की वजह खुद उनकी धारणा है। और फिर वो मशहूर कहावत याद दिलाई। कौन सी कहावत? कांच के घरों में रहने वालों को दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। अरे वाह, ये तो सीधी टक्कर थी। मतलब वो कह रहे थे कि आप खुद भी तो कहीं ना कहीं पक्षपात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निशाना एकदम साफ था। वो उसी पाखंड को उजागर कर रहे थे कि लोग मंच से तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं राष्ट्रवाद की, लेकिन अपनी असल जिंदगी में, अपनी संस्थाओं में जातिगत भेदभाव करते हैं। और उन्होंने कोई उदाहरण दिया इसका? हाँ दिया ना, सीधा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU का उदाहरण दिया, जिसके साथ मालवीय परिवार का बहुत गहरा जुड़ाव था। अच्छा, BHU को लेकर क्या आरोप थे उनके? ये जानना तो जरूरी है। हाँ, कई गंभीर बातें कही उन्होंने। पहली बात कि BHU जो है वो मुख्य रूप से एक खास जाति के लिए है। कौन सी जाति? ब्राह्मणों के लिए, और उन्हीं की देखरेख में चलता है। दूसरी बात कि वहां जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनमें गैर ब्राह्मण लगभग हैं ही नहीं, ना के बराबर। सिर्फ यही या और भी कुछ था? और सुनिए, उन्होंने 1916 के एक प्रस्ताव का जिक्र किया। BHU का ही प्रस्ताव था। क्या था उसमें? उसके मुताबिक BHU में हिंदू धर्मशास्त्र पढ़ाने का हक सिर्फ ब्राह्मणों को होगा, चाहे कोई दूसरा उम्मीदवार कितना भी ज्यादा योग्य क्यों ना हो। क्या सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ा सकते हैं धर्मशास्त्र? ये तो खुला पक्षपात है। और क्या, अंबेडकर ने यही पूछा, क्या ये जातीय अंधानुकरण, पक्षपात और धर्मांधता का सबूत नहीं है? और कोई उदाहरण दिया उन्होंने BHU का? हाँ, उन्होंने एक ताजा घटना बताई। एक कायस्थ लड़की थी, उसे ब्रह्म ज्ञान के कोर्स में एडमिशन नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? बस क्योंकि वो कायस्थ थी। उस लड़की को अनशन तक करना पड़ा इसके लिए। तो ये बहुत पावरफुल तर्क था अंबेडकर का। वो दिखा रहे थे कि कैसे वो संस्थाएं जो राष्ट्रीय होने का दावा करती हैं, वो भी अंदर से कितनी विभाजित और बहिष्करण करने वाली हो सकती हैं। हाँ, ये सिर्फ BHU की बात नहीं रही होगी फिर। नहीं, ये एक बड़े पैटर्न की तरफ इशारा था, और वो यहीं नहीं रुके। अच्छा। और भी उदाहरण दिए इस तरह के पाखंड के। हाँ, उन्होंने विधानसभा के एक और सदस्य थे, श्री अयंगार, उनका ध्यान खींचा। कहा कि आप अपने शहर सालेम में देखिए क्या हो रहा है। सालेम में क्या हो रहा था? उन्होंने हिंदू अखबार की एक ताजा रिपोर्ट का हवाला दिया। क्या था उस रिपोर्ट में? रिपोर्ट ये थी कि सालेम में ब्राह्मणों ने एक बहुत बड़ी सभा की। अध्यक्ष कौन थे? सर CP रामास्वामी अय्यर, बहुत बड़ा नाम। हाँ। और उस सभा में क्या तय हुआ कि ब्राह्मण अपने हितों की रक्षा के लिए एक अलग संस्था बनाएंगे। अलग संस्था? मतलब वो संस्था उनके लिए कॉलेज खोलेगी, उनके लिए उद्योग चलाएगी, सब कुछ सिर्फ ब्राह्मणों के लिए। अच्छा, तो मतलब जब ब्राह्मण अपने लिए अलग संस्था बनाएं, कॉलेज खोलें, तो वो ठीक है। हाँ। लेकिन जब दलित अपने बच्चों की मुश्किलों को देखकर एक कॉलेज खोलें, तो वो जातिवाद हो गया। यही तो विडंबना थी जिसे अंबेडकर पकड़ रहे थे। इसी पर उन्होंने वो तीखी टिप्पणी की थी। कौन सी? पूर करती है। बिल्कुल, कि जब दलित समुदाय अपनी मुश्किलों से लड़ने के लिए कोई कदम उठाता है, तो वही लोग जो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं या जनहितैषी बताते हैं, वो उस पर जातिवाद का लेबल लगा देते हैं। तो क्या अंबेडकर ने ये साफ किया कि सिद्धार्थ कॉलेज सिर्फ दलितों के लिए नहीं था? हाँ, उन्होंने जोर देकर कहा, ये कॉलेज सिर्फ अस्पृश्यों का है, यह कहना पूरी तरह गलत होगा। अच्छा। उन्होंने बताया कि कॉलेज के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, कोई भी आ सकता है, पढ़ सकता है। और पढ़ाने वाले टीचर्स? वो भी। उन्होंने कहा कि शिक्षक भी हर जाति और धर्म के होंगे, हिंदू, ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, पारसी, ईसाई, मुसलमान, सब मिलकर पढ़ाएंगे। ये एक समावेशी कोशिश थी। और बंबई विश्वविद्यालय ने भी तो इसे मान्यता दी थी, वो भी जल्दी। न सिर्फ मान्यता दी, बल्कि कॉलेज की व्यवस्था इतनी अच्छी थी, प्लानिंग इतनी बढ़िया थी
कि विश्वविद्यालय ने पहले ही साल में सारी कक्षाएं शुरू करने की खास इजाजत दे दी। पहले ही साल में सारी कक्षाएं? हाँ, ऐसा उस वक्त तक किसी और कॉलेज के साथ नहीं हुआ था। ये अपने आप में कॉलेज की क्वालिटी का सबूत था। तो फिर सवाल उठता है कि दलित छात्रों के लिए विशेष प्रावधान क्यों? जैसे एडमिशन में प्राथमिकता, वजीफे, हॉस्टल की सुविधा, अगर सबके लिए खुला था तो? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है और अंबेडकर का तर्क यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तर्क था उनका? उनका कहना था कि ये स्पेशल प्रोविजन अलग करने के लिए नहीं है, ये उन सिस्टमिक बैरियर्स को, उन व्यवस्थागत बाधाओं को दूर करने के लिए जरूरी हैं जो दलित छात्रों को सालों से शिक्षा से रोकती आई हैं। अच्छा, मतलब उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए? बिल्कुल। जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, जो भेदभाव चला आ रहा है, उसकी वजह से वो इतना पीछे रह गए हैं कि उन्हें बराबरी पर लाने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मदद जरूरी है। ये आज के अफर्मेटिव एक्शन या सकारात्मक कार्रवाई जैसा ही था। और क्या उस वक्त मुंबई में वाकई कॉलेजों की इतनी कमी थी? अंबेडकर ने आंकड़े दिए। उन्होंने बताया कि छात्रों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि पिछले ही साल बम्बो यूनिवर्सिटी को 19 नई कॉलेजों को मान्यता देनी पड़ी थी। 19 नए कॉलेज एक साल में? हाँ, तो आप सोचिए, ऐसे माहौल में दलित छात्रों के लिए किसी भी कॉलेज में, खासकर अच्छे कॉलेज में जगह पाना कितना मुश्किल रहा होगा। सिद्धार्थ कॉलेज कोई शौक नहीं था, वो एक जरूरत थी। ये कॉलेज वाली बात तो समझ आ गई, लेकिन इस पूरी बहस का एक राजनीतिक एंगल भी था, है ना? मालवीय और कुछ और लोगों ने अंबेडकर की हाल की चुनावी हार का भी जिक्र किया था शायद। हाँ बिल्कुल, और अंबेडकर ने उसका भी जवाब दिया, बड़े आत्मविश्वास से। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये वसंत ऋतु के आगमन से पूर्व की स्थिति है, मेरा आंदोलन अमर है। उन्होंने माना कि हाँ, आरक्षित सीटों पर कांग्रेस जीती है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा किया, ये जीत हुई कैसे? और यहीं पर उन्होंने वो गंभीर आरोप लगाए थे, चुनाव में धांधली के। बहुत गंभीर आरोप। और उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत हैं। उन्होंने बताया कि कैसे कांग्रेस के समर्थकों ने दलित वोटरों को डराया, धमकाया, उन्हें पोलिंग बूथ तक पहुंचने से रोका। कहां-कहां हुआ ऐसा? खासकर सतारा जिले का जिक्र किया, जहां पत्री सरकार का जोर था। कहा कि वहां तो दलितों को वोट ही नहीं डालने दिया गया। क्या बात सिर्फ डराने धमकाने तक ही रही या हिंसा भी हुई? हिंसा भी हुई। उन्होंने ब्यौरा दिया कि दलित उम्मीदवारों को पीटा गया। आगरा में तो चुनाव के दिन ही 50 दलितों के घर जला दिए गए। 50 घर? हाँ, और 20 घरों में लूटपाट हुई। नागपुर में तो हद हो गई, वहां 7 लोगों की हत्या कर दी गई। 7 हत्याएं चुनाव के दौरान? जी। और अंबेडकर का सीधा आरोप था कि ये सब कांग्रेस से जुड़े सवर्ण हिंदुओं ने किया ताकि दलित वोटर डर जाएं और उनके उम्मीदवार हार जाएं। ये तो बहुत ही भयानक तस्वीर है। तो क्या अंबेडकर ये कह रहे थे कि चुनाव निष्पक्ष थे ही नहीं? उनका मुख्य तर्क यही था कि देखो, ये जो आरक्षित सीटें हैं जहां से दलित उम्मीदवार चुने जाते हैं, वहां आम चुनाव में वोट कौन डालता है? कौन? लगभग 95% वोटर तो सवर्ण हिंदू होते हैं। तो वो जिसे चाहेंगे उसे जिता देंगे। ये दलितों की असली पसंद कैसी हुई? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। तो फिर उनके हिसाब से असली पसंद का पैमाना क्या था? कैसे पता चले कि दलित किसे चाहते हैं? उन्होंने जोर दिया प्राथमिक चुनावों पर, प्राइमरी इलेक्शंस। ये क्या थे? ये वो चुनाव थे जो आम चुनाव से पहले होते थे। इनमें सिर्फ दलित वोटर ही वोट डालते थे और वो अपने समुदाय के उम्मीदवारों में से चुनते थे कि आम चुनाव में कौन खड़ा होगा। अच्छा, सिर्फ दलित वोटर। हाँ, तो अंबेडकर ने पूछा, उन प्राथमिक चुनावों के नतीजे क्या कहते हैं? वो देखो। और क्या नतीजे थे? क्या उन्होंने आंकड़े दिए विधानसभा में? हाँ बिल्कुल दिए, और वो आंकड़े वाकई चौंकाने वाले थे। उन्होंने बताया कि कुल 22 जगहों पर ये प्राथमिक चुनाव हुए। और उनमें से 19 पर शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन SCF यानी अंबेडकर की पार्टी के उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा वोट मिले। कांग्रेस बहुत पीछे रह गई। 19 जगह पर SCF आगे? कुछ उदाहरण दिए उन्होंने? हाँ, कई दिए। जैसे बॉम्बे के भायखला में SCF को 11,000 से ज्यादा वोट मिले, कांग्रेस को सिर्फ 2,000 के करीब। इतना फर्क? और सुनिए, नागपुर में SCF को 1900 से ज्यादा, कांग्रेस को 300 से भी कम। आगरा में SCF को 2200 से ज्यादा, कांग्रेस और निर्दलीय मिलाकर मुश्किल से 800। और मद्रास का भी कुछ बताया था शायद? हाँ, अमरापुरम मद्रास का। वहां तो SCF को 10,500 वोट मिले और कांग्रेस को 2400 से भी कम। ये आंकड़े तो पूरी कहानी ही पलट देते हैं। ये तो साफ दिखाते हैं कि दलित वोटरों का झुकाव किधर था, कम से कम उन प्राथमिक चुनावों में। बिल्कुल। और इसी दौरान एक मजेदार वाकया भी हुआ। क्या हुआ? जब अंबेडकर ये आंकड़े पेश कर रहे थे तो कांग्रेस के एक विधायक थे दीवान चमन लाल। वो बीच में टोककर बोले कि अंबेडकर गप सुना रहे हैं। अच्छा।
इस पर अंबेडकर जाहिर है नाराज हो गए। उन्होंने स्पीकर से कहा कि ये क्या हो रहा है। स्पीकर को दखल देना पड़ा और बाद में दीवान चमनलाल को अपनी बात वापस लेनी पड़ी। तो इन प्राथमिक चुनाव नतीजों से अंबेडकर आखिर साबित क्या करना चाह रहे थे? उनका निष्कर्ष एकदम साफ था। ये जो आम चुनाव हुए, ये चुनाव नहीं थे, ये साफ धोखाधड़ी थी। धोखाधड़ी। हाँ, और ये नतीजे उनके उस पुराने तर्क को और मजबूत करते थे कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्यों जरूरी हैं, जहां सिर्फ दलित ही वोट डालें और अपने असली प्रतिनिधि चुनें, बिना सवर्ण वोटों के दबाव के। इसके बाद अंबेडकर वापस पंडित मालवीय के उस दावे पर आए कि हिंदू लोग दलितों के उद्धार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। हाँ, और अंबेडकर ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, जरा विधानसभा के अंदर ही देख लीजिए, कोई सबूत है इसका? मतलब ये कि गांवों में दलितों पर रोज अत्याचार हो रहे हैं। क्या यहाँ कोई उन पर सवाल उठाता है? क्या उनके कल्याण के लिए कोई प्रस्ताव लाता है? नहीं। तो ये चिंता कहाँ दिखती है? अंबेडकर ने कहा, ये चिंता सिर्फ तब दिखती है जब दलित अपने अधिकार मांगते हैं। उन्होंने इतिहास से भी उदाहरण दिए। जैसे 1933 का मंदिर प्रवेश बिल। याद दिलाया कि शुरुआत में कितना हंगामा हुआ था, लोगों ने आत्महत्या की धमकियां दी। हाँ। लेकिन जब सरकार ने कहा ठीक है, बिल पास कर देते हैं, तो वही लोग पीछे हट गए, बिल वापस ले लिया गया। अच्छा। और कोई उदाहरण? हाँ, उन्होंने याद दिलाया कि 1916 में जब दलितों की समस्याओं पर एक जांच समिति बनाने का प्रस्ताव आया था, तो गोविंद मालवीय के पिता मदन मोहन मालवीय ने ही उसका विरोध किया था। उन्हीं ने विरोध किया था? हाँ। फिर 1927 में जब लॉर्ड बर्नहेड ने कहा कि दलितों को अल्पसंख्यक मानकर संवैधानिक सुरक्षा देनी चाहिए, तब भी हिंदू नेताओं ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो अंबेडकर का पॉइंट क्या था कि ये चिंता और उद्धार की बातें सब दिखावा हैं? उनका तर्क यही था कि हिंदुओं को दलितों की दया या चिंता तभी आती है जब दलित अपने राजनीतिक अधिकार मांगते हैं, जैसे अलग निर्वाचन क्षेत्र या आरक्षण। तब उन्हें डर लगता है कि हिंदू समाज बंट जाएगा। और बाकी समय उन्हें दलितों की कोई परवाह नहीं होती। उन्हें बस मरा हुआ मानकर चलते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। इसी पर उन्होंने वो रिश्तेदारी वाली मिसाल दी थी ना, बड़ी मजेदार लेकिन चुभने वाली। हाँ, उन्होंने कहा कि जब हक देने की बात आती है, अधिकार देने की बात आती है, तो दलितों को इतना दूर का रिश्तेदार बना दिया जाता है, चाचा के मामा के भतीजे का भांजा। मतलब कोई रिश्ता ही नहीं। लेकिन जब कोई ऐसा फायदा लेना हो जिसमें हिंदुओं का कोई खर्च ना हो, तो फौरन दलित भाई बन जाते हैं। ये उस क्या कहें सशर्त भाईचारे पर बहुत तीखा कटाक्ष था। बिल्कुल। और अंत में अंबेडकर ने अपनी बात कैसे खत्म की? उनका जो फाइनल स्टैंड था वो क्या था? उनका अंत बहुत शक्तिशाली और दृढ़ था। उन्होंने कहा, आखिर में बस इतना ही कहता हूं, और खास तौर पर जोर देकर कहता हूं। क्या? कि हिंदुओं की दी हुई भिक्षा पर जीने की अब हमारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। उनका दान धर्म हमें नहीं चाहिए। भिक्षा नहीं चाहिए मतलब वो दान, दया, चैरिटी सबको नकार रहे थे पूरी तरह से। उनका संदेश एकदम साफ था, दलित इस देश के नागरिक हैं, सरकार का जो खजाना है उस पर उनका उतना ही हक है जितना किसी और नागरिक का। तो वो क्या मांग रहे थे? वो कोई खैरात नहीं मांग रहे थे, वो अपना अधिकार मांग रहे थे। उन्होंने कहा, हमें गुलामी में रहने पर मजबूर करने वाली, हमारी नैतिकता भ्रष्ट करने वाली भीख हमें नहीं चाहिए। हम अपने योग्य अधिकारों के लिए ही लड़ रहे हैं। ये तो आत्मसम्मान की, बराबरी की लड़ाई का एक तरह से ऐलान था। बिल्कुल। और उन्होंने एक बहुत गंभीर चेतावनी के साथ अपनी बात खत्म की। क्या चेतावनी दी उन्होंने? हमें वे अधिकार मिलने ही चाहिए, और मैं आपको चेतावनी देता हूं कि अगर हमारी न्याय की लड़ाई का विरोध किया गया तो खून बहाकर भी हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। खून बहाकर भी? ये तो बहुत मजबूत बयान था। ये महज बयानबाजी नहीं थी, ये उस गहरे दर्द, उस संघर्ष और उस संकल्प की अभिव्यक्ति थी जिससे पूरा दलित समुदाय उस वक्त गुजर रहा था। वाकई ये भाषण सिर्फ सिद्धार्थ कॉलेज का बचाव नहीं था, ये तो 1946 के भारत का एक आईना था। इसने राष्ट्रवाद के बड़े बड़े दावों और जमीनी हकीकत के बीच का जो फासला था उसे उजागर कर दिया। हाँ, जमीनी हकीकत मतलब जातिगत भेदभाव, राजनीतिक पाखंड, चुनावी धांधली, सब कुछ। संक्षेप में कहें तो अंबेडकर ने कई अहम बातें उठाईं। जी, जैसे राष्ट्रवाद के नाम पर हो रहा पाखंड, सिद्धार्थ कॉलेज जैसी पहल क्यों जरूरी है, यानी अफर्मेटिव एक्शन का औचित्य। हाँ, और कैसे चुनावी प्रक्रियाएं भी कमजोर वर्गों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। और सबसे जरूरी बात,
दलितों को दया या दान नहीं, बल्कि नागरिक के तौर पर बराबरी के अधिकार चाहिए। राइट्स, नॉट चैरिटी। ये चर्चा हमें 1946 के भारत में ले गई, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जो मुद्दे अंबेडकर ने तब उठाए थे, हाँ, जैसे राष्ट्रवाद की बड़ी बातों और जमीनी हकीकत, जैसे जाति या समुदाय के प्रति वफादारी के बीच का तनाव, सच्ची समानता और दिखावटी समावेश के बीच का फर्क, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की असलियत, क्या वो आज भी हमारे लिए मायने रखते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या आज भी राष्ट्रवाद के पर्दे के पीछे ऐसी ही चुनौतियां मौजूद हैं जिन पर हमें और गहराई से सोचने की जरूरत है? इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। जी, धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो पूरा सुना। उम्मीद है आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के और वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान और बाबा साहेब के भाषणों पर वीडियो बनाकर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान और बाबा साहेब के भाषणों का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।